कंपेयर करेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एक तरफ लिखा हमने और दूसरी तरफ लिखेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। आप भी अपने कॉपी में कॉलम बना दो भाई, एक तरफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है और एक तरफ प्योर रोटेशनल मोशन है। ये दोनों को हम लोगों को कंपेयर करने हैं और इसी से आपको समझ में आएगा कि क्या मीनिंग हुआ। पहले तो जाने कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है पहले उसको पहचाने हम लोग, आखिर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। तो जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ा है। मतलब समझो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते किसको हो, इस बात को जरा समझो। एक मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, एक बॉडी कुछ भी हो सकता है भाई। मान लो मैंने एक रिमोट रखा, ऐसे रिमोट, ये बॉडी है और इसको अब मैं शिफ्ट कराऊँ, ऐसे मोशन कराऊँ इसका और इसको अब फाइनल पोजीशन यहाँ ले आऊँ। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, 1 नंबर पॉइंट मान लो, 2 नंबर पॉइंट और यहाँ 3 नंबर पॉइंट, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट। तो 1 2 3 पॉइंट मोशन कराया ऐसे ऐसे। 1 नंबर वाला यहाँ पे चला आया, 1 डैश बन गया। 2 वाला यहाँ चला आया, 2 डैश बन गया। 3 वाला यहाँ चला आया, 3 डैश बन गया। 1 वाले पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस बॉडी पे, बट चलो कोई 3 पॉइंट ले लिया हमने। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, इसको बोलेंगे डेल्टा R1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर पार्टिकल, ये बोला। सिमिलरली 2 वाले का देखें तो ये है डिस्प्लेसमेंट इसका, डेल्टा R2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल बोलें। थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड हो गया मान लो, तो ये हो गया डेल्टा R3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड वाला पार्टिकल। वैसे ही डेल्टा R4, डेल्टा R5 ये सब होगा। बहुत सारे पार्टिकल्स थे इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स थे इस बॉडी के, और जब इसका मोशन हुआ, बॉडी का मोशन, तो हर पॉइंट कुछ कुछ डिस्प्लेस हुआ। आपको क्या लगता है कि ये डिस्प्लेसमेंट S1, S2, S3 तीनों सेम हैं या डिफरेंट है? तीनों सेम है कि डिफरेंट है? तो तीनों सेम है। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 मीन्स डेल्टा R1 बोले फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा R2, डेल्टा R2 का मतलब समझते हो ना, 2 वाले पॉइंट का फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस 2 वाले पॉइंट का इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, तो ये सारे सेम हों तो ऐसा मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग सर्टेन मोशन, कोई भी मोशन हुआ तो उसमें हर पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, then the motion is pure translational, ऐसा बोलें, then the motion is pure translational। तुम भी चाहो तो लिख सकते हो, ये समझना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मोशन हमने हॉरिजॉन्टल में कर दिया, इसका इस वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, वही इस वाले पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, सबका तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा। 1 2 3 है अगर, तो यहाँ 1 डैश 2 डैश और 3 डैश इस तरह से हो जाएंगे। तो सारे पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान लो साइकिल है, साइकिल हमारा चलता हो, तो साइकिल तो चलता है ऐसे, लेकिन इसका जो सीट होता है, सीट की बात करें, हैंडल की बात ना करें, सीट की बात करें, तो सीट का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, सिर्फ सीट का, साइकिल यहाँ आ जाए तो इसका सीट यहाँ पहुँच गया, तो सीट का फ्रंट वाले पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, बैक वाले का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। कार चल रही हो स्ट्रेट रोड पे तो उसके सीट का डिस्प्लेसमेंट देखो, सीट के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, सब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इंक्लाइंड प्लेन है मान लो, चलो भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया इस तरह से, ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसके फ्रंट वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर है इस डायरेक्शन में, ये है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो ये वाला भी तो 2 मीटर गया,
उसका भी वही है 2 मीटर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये अगर डिस्प्लेसमेंट 3i + j है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी 3i + j है, ये डिस्प्लेसमेंट भी 3i + j है, मीन्स ये सारे के सारे 3i + j हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबके हमारे वही डिस्प्लेसमेंट है। जब सारे डिस्प्लेसमेंट सेम रहें तो ऐसे मोशन को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब मान लो कि कोई भी है, मोबाइल ये है, मान लो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट हम लोग मोशन करा दिया प्योर ट्रांसलेशनल, या ऐसे करा दिया प्योर ट्रांसलेशनल, या वर्टिकली करा दिया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन इसको अब थोड़ा हम लोग चेंज करें। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, वो इस तरह का मोशन, सीलिंग फैन का मोशन, ये इसका मोशन जो अभी ऐसे है, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, और इस तरह से मोशन हो रहा हो, इस तरह से ये रोटेट कर रहा हो, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन। जिसके अराउंड ये मोशन हो रहा है, जिसके अराउंड ये मोशन हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और उस पॉइंट ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर एक लाइन इमेजिन करो, जिस लाइन के चारों तरफ ये मोशन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा लाइन भाई? ऐसा लाइन जिसके चारों तरफ इस तरह से पॉइंट्स जो हैं, मान लो ये वाला पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। मान लो एक जो टॉप पॉइंट है ये वाला इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना ज़रूरी है भाई। ये एक रॉड है मान लो, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड मोशन होगा। तो ये इसके अराउंड मोशन करता हुआ कभी यहाँ आएगा ऐसे, कभी यहाँ आएगा ऐसे, और इस तरह से ये रोटेशन कर रहा होगा। इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये पॉइंट इस सर्कल पे रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अराउंड। ये वाला पॉइंट बड़े रेडियस पे रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट छोटे रेडियस पे रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट और छोटे रेडियस पे रोटेट करेगा। लेकिन इन सारे सर्कुलर पाथ, जो भी पॉइंट जहाँ भी है, जितने रेडियस पे उतने रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। उन सारे सर्कुलर मोशंस का सेंटर कहाँ होगा? ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं बात करूं सीलिंग फैन की, ये मान लो सीलिंग फैन, अब मुझे उतना बनाना तो नहीं आता, बट आपका ये मान लो सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन है जिसमें कि इस तरह से ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सीलिंग फैन है, यहाँ सीलिंग से लटका हुआ है, और ये रोटेट करें तो रोटेट करेगा भैया, तो ये वाला अपना सर्कल पे रोटेट करेगा, इस सर्कल पे, यहाँ वाला पॉइंट इस सर्कल पे रोटेट करेगा, यहाँ वाला पॉइंट देखोगे तो ये इसी सर्कल पे रोटेट करेगा, यहाँ वाला पॉइंट देखोगे तो वो इस सर्कल पे रोटेट करेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ भाई? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वर्टिकल लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्योंकि सीलिंग फैन का जब भी मोशन होगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये सीलिंग फैन का एक ब्लेड है, अगर मान लो ये है, तो ऐसे ये रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो सारे ये जो हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो रोटेट कर रहे हैं, तो वर्टिकल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अराउंड मोशन हो रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन is a line around which all the particles of the body will circulate। सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपने अपने जिसका जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उसके हिसाब से सब, कोई R1 रेडियस पे, कोई R2 रेडियस पे, कोई R3 रेडियस पे, सब रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। Every point is circulating in circular path whose centers are lying on the axis of rotation। सेंटर्स जो होंगे सर्कुलर पाथ के वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होंगे। मतलब ये भी समझ लो, मान लो ये पेन दिख रहा होगा, तो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वर्टिकल लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वर्टिकल जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन दिस रॉड विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस। ऐसे देखो, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहाँ का टिप देखो तो वो अपना अलग सर्कल पे रोटेट कर रहा है।
कोई भी पॉइंट को देखोगे सब अपने अपने डिस्टेंस के हिसाब से रोटेट कर रहे हैं। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए तो ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम होना चाहिए था, बड़ा तो मैं, चलो थोड़ा सा मैं मोबाइल देख लेता हूँ, मोबाइल पे देखें। अगर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल लाइन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए ये, तो उस कंडीशन में ये कैसे रोटेट करेगा भाई? तो ये ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि हमें तो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही सर्कुलेट करने हैं, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर ये है बॉडी और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ऐसे रोटेट करेगा इसके अराउंड। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सारे पार्टिकल देख लेंगे कि हमें भाई इसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करने हैं। जिसका जितना डिस्टेंस हो उतने डिस्टेंस का रेडियस बनाएगा और रोटेट करना शुरू कर देगा। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे रोटेशन करेगा, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे रोटेशन करेगा, ऐसे चलेगा। तो इस तरह से वेरियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन हो सकते हैं। अब कोई मान लो हमने ये रॉड रखा ऐसे, और मैंने ये बोला कि ये प्लेट या रॉड जो भी समझे, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा। और ये जो लाइन है तुम्हारी तरफ, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और समझो ये अगर एक डिस्क है तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्क अपने प्लेन में अगर रोटेट करना शुरू कर दे तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सब इसी के अराउंड, ये वाला है इस सर्कल पे रोटेट करेगा, ये वाला है इस सर्कल पे रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे रोटेट करेगा। तो डिस्क के जितने भी पॉइंट्स हैं सब अपने अपने सर्कल पे रोटेट करेंगे, और रोटेशन प्लेन, जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा हो उसके परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में कुछ आ गया होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ए लाइन अबाउट विच सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस। एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी विल मूव इन इट्स ओन रेडियस। जो जितने डिस्टेंस पे, कोई r2 डिस्टेंस पे है तो कोई r1 डिस्टेंस पे है, कोई r3 डिस्टेंस पे, तो सब अपना अपना रेडियस बनाएंगे और उसके हिसाब से सर्कुलर मोशन करेंगे। मीन्स किसी सॉलिड बॉडी में एक पॉइंट को देखो तो उसका हो रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन बॉडी एज ए होल का बोले तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सो इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सॉलिड विल मूव इन सर्कुलर पाथ। ओवरऑल बॉडी का रोटेशनल मोशन हो रहा है, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर सर्कुलेटिंग विद इट्स ओन रेडियस। और किस पॉइंट का कितना रेडियस होगा, किस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, दैट डिपेंड्स कि वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है। तो उतने डिस्टेंस का रेडियस बनाएगा और सर्कुलेट करने लग जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, और सारे बॉडी, पूरा बॉडी ही सर्कुलेट करेगा, हर पॉइंट भी सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है। अगर मान लो ये है एक रॉड और इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब ये रॉड थोड़ी देर के बाद ऐसे होगा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ी देर के बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से सर्कुलेट कर, थोड़ी देर के बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये ऐसे आ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और इस तरह से ये रोटेशन करता नजर आएगा। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये हो गया, समझो ये रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऐसे रोटेट करता रहेगा ये। इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन तो समझ में आया भाई? बोलो यस और नो। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्योर रोटेशन तभी पहचानोगे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को जानोगे। इसको नहीं मिटाना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन साथ साथ लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन around which all points of the
considered body circulates with their center of circulation on the axis of rotation, line around which all the particles of the considered body circulates with center of circulation on the axis of rotation. समझ में आ गई होगी बात। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through किससे पास करता है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through all the points which does not, क्यों चेंज हो जाता है, which does not rotate एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पॉइंट्स से पास होता है जो कि रोटेट नहीं करता बट अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी सर्कुलेट्स अबाउट दीज पॉइंट्स। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आएंगे, मान लो सीलिंग फैन की बात करूं तो सीलिंग फैन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो नहीं रोटेट करता, बाकी रोटेट करेंगे भाई, बाकी रोटेट करेंगे। ये वाला इस सर्कल पे रोटेट करेगा, ये वाला इस सर्कल पे रोटेट करेगा, ये वाला इस सर्कल पे रोटेट करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट वो थोड़ी रोटेट कर रहा है, वो तो सेंटर का सेंटर है। पेन से जाओ और सीलिंग फैन के सेंटर पे ऐसे पेन से एक मार्क लगा दो तो देखो वो मार्क तो वहीं का वहीं है, बाकी सब रोटेट कर रहे हैं। इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू दोज पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रोटेशन। रोटेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, अदर पॉइंट्स उनके अराउंड रोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक बुक है, इसका ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये इसके अराउंड ऐसे मोशन कर रहा है। ये जो पॉइंट है मान लो ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो सारे पॉइंट्स तो रोटेट कर रहे हैं इसके अराउंड, लेकिन P पॉइंट तो नहीं रोटेट कर रहा, P तो फिक्स्ड है, P नहीं रोटेट कर रहा, बाकी इसके अराउंड रोटेट करेंगे। और ये भी ध्यान रहे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जब रोटेशन होता है तो प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है तो प्लेन ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। इसलिए मैं एक सेंटेंस और लिख सकता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मोशन ड्यूरिंग रोटेशन। प्लेन ऑफ मोशन का मतलब है सर्कुलेशन, मोशन क्या? सर्कुलेशन। प्लेन ऑफ सर्कुलेशन बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ मोशन या प्लेन ऑफ सर्कुलेशन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी एज ए होल का रोटेशन हो रहा है, लेकिन उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स सर्कुलेशन कर रहे हैं, उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो सर्कुलेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड मोशन हो रहा है, इसलिए इसके अराउंड ऐसे हम लोग ओमेगा दिखा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, मतलब इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है। एक डिस्क है, ए डिस्क
रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्क जो रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए वही हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बात समझ में आया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ। अब जब ये क्लियर हो गया तो अब समझें कि प्योर रोटेशन क्या होता है। उधर तो समझ लिया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कि ऐसा मोशन हो बॉडी का जिसमें हर पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट हो। अब जब सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम होगा तो वेलोसिटी भी उनका सेम होगा, क्योंकि सर्टेन टाइम इंटरवल में मान लो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया तो 1 वाला इतना डिस्प्लेसमेंट, 2 वाला भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, 3 वाला भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में, तो सबके वेलोसिटी भी क्या होंगे, सेम होंगे। सबके एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि पूरा बॉडी एज ए होल जा रहा है, उसके हर पार्टिकल उतना ही वेलोसिटी रखा है। अब कार जा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि हेडलाइट का कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा, टेल लाइट का कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा और ड्राइवर का कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा। सबका सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम, सेम वेलोसिटी। यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो जरा समझा जाए। मैंने समझाया पहले कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, अब समझो कि प्योर रोटेशन किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो प्योर रोटेशन क्या है वो मैं अब लिख रहा हूँ। मेन बात, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव ना करे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉडी मूव कर रहा है करे, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन जो तुम्हारे रूम में है, उस सीलिंग फैन का एक्सिस होगा वर्टिकल। सीलिंग फैन में ऐसे ये रोटेट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलेशन कर रहा होता है। अपने रूम के सीलिंग फैन पे देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारे पॉइंट्स रोटेट कर रहे हैं, और जो जिस रॉड से लटक रहा है सीलिंग फैन, हैंग कर रहा है सीलिंग फैन, तो ये रोटेशन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो सेंटर पॉइंट है वो नहीं मूव कर रहा, बाकी सब सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स्ड है ना, ये तो यही है। अब इसके अराउंड मोशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं भाग रहा, वो तो अपना फिक्स्ड है, यही है, इसी रूम में है, सेंटर पे लगा हुआ। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और उसके अराउंड मोशन हो रहा हो, तो ये प्योर रोटेशन है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी भागने लग जाए, सीलिंग फैन को खोल लो और उसका रोटेट भी कर रहा है, उसका रॉड पकड़ के इधर से उधर जाते रहो, मूव करते रहो, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे कंडीशन में प्योर रोटेशन नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंबाइंड मोशन, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब रोटेशनल भी मोशन हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी, यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, उधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो वो कंबाइंड मोशन हो जाएगा। वो लेटर पार्ट में हम लोग देखते हैं, चैप्टर के एंड में देखते हैं कंबाइंड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइंड मोशन का एग्जाम्पल होता है व्हील का मोशन। कार जा रहा हो, इसमें व्हील का मोशन, ये जो व्हील का मोशन है या टायर का मोशन है, इसमें क्या होता है, रोटेट भी कर रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। थोड़े टाइम के बाद कार का व्हील जो है यहाँ पहुँच गया, थोड़े टाइम के बाद और आगे पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया, मीन्स ये मोशन भी हो रहा है और ये सर्कुलेशन भी हो रहा है। देखो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कार अगर जा रहा हो ऐसे, कार अगर ऐसे जा रहा हो तो देखोगे इसका व्हील यहाँ है, अभी थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में यहाँ, ऐसे जाएगा ना भाई, कार तो थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी यहाँ है तो ये रोटेट तो कर रहा है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है। अब इस कार को भगवान हनुमान हवा में उठा लें ऐसे और ऐसे व्हील रोटेट करता रहे। फॉर एग्जांपल साइकिल तुम लेते हो, साइकिल को ऐसे एयर में उठा लें और छोटे भाई को बोले कि तू अपना टायर घुमा भाई, ऐसे पकड़ रखे हैं, हवा में है साइकिल और उसका टायर घूम रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में प्योर रोटेशन है। क्यों? क्योंकि यह तो फिक्स कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, ये भले ही रोटेट कर रहा हो लेकिन कार यहीं है, हैंग किया हुआ, तब ये प्योर रोटेशन है। लेकिन आपको पता है कि रोड पे जब कार चलता है तो व्हील रोटेट भी करेगा और साथ में आगे भी बढ़ेगा, मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन भी है और प्लस रोटेशनल मोशन भी है, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। व्हील का मोशन रोलिंग मोशन, एक स्फेयर को ऐसे रोल करा के फ्लोर पे छोड़ दें तो क्या करेगा, ये रोल करता हुआ ऐसे जाएगा, आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तो रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। अब एक ही पॉइंट पे स्फेयर को रख करके यहीं पे अपना रोटेट कराते रहें, जैसे सीलिंग फैन है, एक ही जगह रह के रोटेट कर रहा है, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और ऐसे ही ये रोटेट होता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे प्योर रोटेशन।
और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऐसे ऐसे जा रहा होता है, इधर से उधर कर रहे होते, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल का कॉम्बिनेशन बनता, उसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। फिलहाल हम लोग प्योर रोटेशन की बात सोच रहे हैं, कंबाइंड भी आप समझ गए कि क्या हुआ। तो यहां मैं लिख रहा हूं इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझ चुके हैं, जिसके अराउंड सर्कुलेशन सारे पॉइंट्स कर रहे हैं। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन स्पेस, स्पेस मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड समझे। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग मोशन, then the rotation is called, क्या बोलेंगे इसको, प्योर रोटेशन। तब इसको हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होना चाहिए स्पेस में। तो मीनिंग समझ में आया भाई कि प्योर रोटेशन किसको बोलेंगे। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो स्पेस में तब ये प्योर रोटेशन बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल है सीलिंग फैन, जो सबके पास अवेलेबल है और हमेशा वो देख सकता है, सीलिंग फैन मोशन। क्योंकि भैया सीलिंग तो अपने रूम के आप छत में फिक्स कर दिए हो, वेल्डिंग कर दिए हो समझो, वो तो भाई भागेगा नहीं, इधर से उधर जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा मोशन प्योर रोटेशन। बोलो भाई समझ में आ गई बात। हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया था कि मीनिंग वाइज तो पहले समझ लिया कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम देन द मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, बाकी सारे सर्कुलेट कर रहे हैं डिफरेंट रेडियस में, तो उन सारे सर्कल्स का सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सर्कुलेशन के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर ये मान लो डिस्क के बदले में सिलेंडर होता तो ये वाला पॉइंट इस सर्कल में रोटेट करता, यहाँ वाला उसका सेंटर बनता, ये वाला पॉइंट इस सर्कल में रोटेट करता, ये वाला सेंटर इसके अराउंड रोटेट करता, ये वाला इस सर्कल में चलता है, इसका ये सेंटर बनता, ये वाला इस सर्कल में चलता है, इसका सेंटर ये। तो ये जो सारे सेंटर्स बन रहे हैं डिफरेंट सिलेंडर के पॉइंट्स का, वो सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही तो लाई कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट के लिए ये है सेंटर ऑफ रोटेशन, लेकिन इसके बगल में ये पॉइंट है, इसके लिए ये है सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके लिए ये है सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके लिए ये है रेडियस और ये है सेंटर, इसके लिए देखें तो ये है रेडियस और ये है सेंटर। छोटा सा ले लें तो ये रेडियस छोटा सा है लेकिन सेंटर ये। सारे सेंटर कहाँ होंगे? ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होंगे। चलो ये समझ गए, मीनिंग वाइज क्लियर हुआ कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन क्या हुआ। चलो अब हम लोगों का मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैकेनिक्स में जो पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने, मैकेनिक्स का मतलब हो गया जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ से तुमने फिजिक्स स्टार्ट किया है 11th क्लास में, वो सब मैकेनिक्स ही है अभी, और पूरा अभी मैकेनिक्स ही चल रहा है। देखो मैकेनिक्स में हम लोगों ने मोशन रिलेटेड फिजिक्स जो है वो मैकेनिक्स है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भाई मोशन हो रहा है तो उसके काइनेमेटिक्स को डील करें, दैट इज 1D मोशन, 2D मोशन। इसको हम लोगों ने बोला काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है भाई स्टडी ऑफ मोशन, मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन पढ़ना विदाउट गेटिंग इनटू रीजन, क्यों ये ऐसा मोशन हुआ, कितना एक्सेलरेशन क्यों हुआ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा तो काइनेमेटिकल इक्वेशन निकल के आए 3 मेन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद होगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस, सबको याद है भाई। इसको बोला काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसमें स्टडी ऑफ मोशन होता है, मोशन पैरामीटर्स हैं वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में रिलेशन कुछ दिए रहे हैं, कुछ निकालना, लेकिन रीज़न नहीं कि एक्सेलरेशन 10 ही क्यों हुआ, एक्सेलरेशन 5 ही क्यों हुआ, ये नहीं भाई। एक्सेलरेशन दे दिया है 5 तो क्या होगा वो कैलकुलेट करो, क्यों 5 ही होगा वो नहीं है इसमें था। ठीक है भाई, काइनेमेटिक्स पढ़ा। तो इसी का एनालॉजी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, और सर्कुलर मोशन जब पढ़ा एक्सक्यूज मी, एक ये भी बात ध्यान रखना कि रोटेशन में आप
50% न्यू बात सीखते हो तो 50% प्रीवियस चैप्टर का ही यूज़ होता है, और इसी बहाने वो रिवाइज भी होते रहते हैं। रोटेशन में 50% तो एनालॉगी ही इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भैया ये पढ़ा था इसी का भाई ये है, ये पढ़ा था इसी का भाई ये है, ऐसा ही ऐसा। नए बात 50%, बाकी सब पुराने रिवीजन होते रहेंगे इसमें। अच्छा ठीक है भाई, अब जरा देखो कि ये 3 जो कैनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें भी पढ़ा था वैसा ही, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इधर होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तो वी के बदले में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और इंटू एस, एस के बदले में होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस के बदले में डेल्टा थीटा। तो इस तरह से 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और साथ में हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़ा था। कौन सा रिलेशन भाई, कि लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, याद होगा। और इसी को डिफ्रेंशिएट किया था तो मिलता था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। सर्कुलर मोशन में ये सब पढ़ा था, और मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन ऐसा टॉपिक है जो 4-4 चैप्टर में लगातार आता है। 2D में सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन, और वर्क पावर एनर्जी में भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी आया। अब यहाँ रोटेशन में भी फिर सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो मैकेनिक्स पढ़ा, तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिकल पार्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा, फिर सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ा, और इनके रिलेशन भी देखे कि लीनियर पता हो तो एंगुलर क्या होगा। चलो ठीक है भाई। इसके बाद जब 1D 2D तुम पढ़ लिए तो उसके बाद क्या पढ़े थे भाई, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये पढ़े थे। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स, क्योंकि अब मोशन का एनालिसिस रीजन के साथ कर रहे हो। ये था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में तो हम लोगों ने ये देखा, अब डायनामिक्स में देखा तो लॉज ऑफ मोशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी, तो कुछ फॉर्मूला तुम्हें इनकाउंटर हुए और तुमने देखा क्या क्या फॉर्मूला तुम्हें मिले भाई। तो फॉर्मूला मिला तुम्हें F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मिला, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी मिला, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन मिला। अच्छा भाई, वर्क डन मिला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन मिला। अच्छा, एक और मिला था भाई कि टोटल वर्क डन कर लो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब कि हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम और वी इनिशियल स्क्वायर। ये भी पढ़ा हम लोगों ने। साथ में पढ़ा भाई कि पावर क्या होता है, तो पावर हुआ था फोर्स डॉट वेलोसिटी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को बोलते हैं। ये भी पढ़ा हम लोगों ने, पावर पढ़ा। ठीक है भाई, एनर्जी के लिए पढ़ा हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से पढ़ा। चलो ठीक है भाई, तो ये सब डायनामिक्स के इक्वेशन। जैसे तुमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया, तुमने समझो कि मैकेनिक्स का डायनामिक्स पार्ट पे आ गए। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो तरह का हम लोग समझते हैं, दो तरह से समझते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स वाला पार्ट आप पढ़े 2 चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। इसी डायनामिक्स का एनालॉगी इज रोटेशनल मोशन। जैसे काइनेमेटिक्स का एनालॉगी तो सर्कुलर मोशन के नाम पे पढ़ते गए। F इज इक्वल टू एम ए का भाई है यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। फोर्स का भाई, फोर्स का एनालॉगी है टॉर्क, मास का भाई है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का भाई है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का भाई एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे भी टॉर्क इक्वल टू, फोर्स के बदले में तो टॉर्क चलता है, अच्छा पी के बदले में चलता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ लीनियर मोमेंटम है ना, तो इधर मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी के बदले में एंगुलर वेलोसिटी।
अच्छा भाई, F इजिकल टू डी पी बाई डी टी है तो टॉर्क इजिकल टू डी एल बाई डी टी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो बिल्कुल एनालॉगी की तरह है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, ये वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ये वाला काइनेटिक एनर्जी क्या था भाई, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ये था। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ही बोलते रहते थे भाई, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यही काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब हम लोगों को बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई दोनों देख रहे हो एक साथ, तो बताने के लिए कि किस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बोलना चाहिए। यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, प्योर ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसी का एनालॉगी हाफ है, हाफ का एनालॉगी तो हाफ ही रहेगा। अच्छा, मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और v के बदले में ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम का भाई एंगुलर मोमेंटम, इस L को बोला हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इम्पल्स, इम्पल्स के बदले में इधर होता है एंगुलर इम्पल्स, J से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर इम्पल्स। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो यहाँ पे होगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अच्छा, इम्पल्स जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता था तो ये होता था चेंज इन मोमेंटम, तो ये भी होगा इम्पल्स इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वर्क डन होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डॉट डी आर, तो यहाँ पे भी वर्क होगा, वो होगा टॉर्क डॉट डी आर के बदले में डी थीटा, ये है वर्क डन। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम देखा हो, टोटल वर्क डन इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ भी है भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी है। यहाँ देखो पावर था फॉर्मूला, तो यहाँ भी है पावर का फॉर्मूला, क्या भाई, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता था, यहाँ पे टॉर्क डॉट ओमेगा होगा, वेलोसिटी के बदले में एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स के बदले में टॉर्क, और ये भी हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क है डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसी को हम लोगों ने ये बोला, क्योंकि डी डब्ल्यू जो होगा छोटा सा वर्क डन वो होगा टॉर्क डॉट डी थीटा, और ये डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को ही तो ओमेगा बोलते हैं, इसलिए टॉर्क डॉट ओमेगा। वैसे ही वहाँ भी तो होता था, डी डब्ल्यू जो वर्क डन होता था वो एफ डॉट डी आर होता था, छोटा सा वर्क डन, एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी को ही हम लोग वेलोसिटी बोल देते थे। तो इस तरह से मिलता था। तो ये डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, ट्रांसलेशनल मोशन का डायनेमिक्स, तो सारे फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से एनालॉगी की तरह हैं, इसलिए इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी का एनालॉगी, दैट इज़ उसी का भाई काउंटर पार्ट है। इधर आपको जो न्यू बातें मिली, न्यू टर्म जो मिले वो ज़रा समझो कि न्यू टर्म तुम्हें क्या मिले, उन टर्म्स को समझने पड़ेंगे, इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करने पड़ेंगे, तो प्योर रोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। आप प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का डायनेमिक्स का इक्वेशन अगर सॉल्व किया है, क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में वर्क पावर एनर्जी, तो इन्हीं का तो यूज़ किया है, वैसे ही इनका यूज़ करने लग जाए न्यूमेरिकल में तो समझो कि रोटेशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें न्यू टर्म क्या मिला भाई, तो देखो क्या क्या मिला न्यू टर्म। एक तो भैया फोर्स को हम लोग फोर्स की तरह यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क है। अच्छा, एक्सेलरेशन के बदले में यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो पहले से भी जानते हो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और क्या मिला भाई, अल्फा पता ही हो गया। अच्छा, टॉर्क के बदले में अब ये फोर्स के बदले में टॉर्क मिला, और लीनियर मोमेंटम के बदले में इधर मिला एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब समझते ही हैं। और इधर मास था, उसके बदले में इधर मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिला। और इम्पल्स का तो इधर एंगुलर इम्पल्स है, चलो कोई बात नहीं है वो सब। तो जो मेन चीज़ जो तुम्हारे को मिल रहा है यहाँ पे, जो आपको प्रॉब्लम करेगा इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में, वो है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
यही 3 अननोन है, बाकी सब नोन है। आप अल्फ़ा जानते ही हो, ओमेगा जानते ही हो, वी इधर है तो इधर ओमेगा है भाई, ठीक है। एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो इधर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा ओमेगा सबको पता है भाई। तो जो अननोन है वो मैंने गोला लगा दिया, ये अननोन है, ये जो पहली बार आ रहे हैं आपके सामने, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपना क्या होगा भाई कि ये इंट्रोडक्टरी बात आप समझ गए, मीनिंग पार्ट समझ गए, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन जान गए आप, ये समझ में आ गया और फॉर्मूला याद रखना भी आसान है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इन अननोन क्वांटिटीज़ को जानना और उसका यूज़ करना। तब न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो आता है वो है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जितना इधर का हो रहा है वो काम कर लें। तो ये जो अननोन हैं, 3 अननोन क्वांटिटीज़, रोटेशनल डायनेमिक्स, तो एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो रोटेशनल डायनेमिक्स ही, क्योंकि काइनेमेटिक्स का एनालॉजी आप ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ लिए हो, मीनिंग क्लियर हो ही गया। तो कई बुक में इस चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनेमिक्स है। एच.सी. वर्मा में बुक खोलोगे तो चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनेमिक्स है। एनसीईआरटी में खोलोगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या, एक पार्टिकल नहीं, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, एक सॉलिड बॉडी की बात हो रही है। तो बॉडी एज ए होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसका मोशन, तो उसके मोशन में रोटेशन को काउंट करने हैं। अब तक जो मान लो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि बॉल को थ्रो कर दोगे कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे आएगा, रेंज बनेगा क्या, मैक्सिमम हाइट बनेगा क्या। लेकिन ड्यूरिंग द मोशन ये बॉल रोटेट करता हुआ भी जाता था, उसके रोटेशन को काउंट नहीं किया हम लोगों ने, नहीं करते हैं। इसको पॉइंट की तरह समझा हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने पॉइंट की तरह समझा, पार्टिकल की तरह समझा, पार्टिकल की तरह समझा। तो ऐसे भी बोला जाता है कि अब तक जो डायनेमिक्स आपने पढ़ा, अब तक जो डायनेमिक्स पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी तक, वो पार्टिकल डायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है कि वो पार्टिकल डायनेमिक्स था। और अब देखने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, पार्टिकल डायनेमिक्स, और अब रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मतलब अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब एक पार्टिकल की तरह नहीं समझेंगे। पहले क्रिकेट बॉल को एक पार्टिकल समझ लिया और बस, अब नहीं, अब आपका स्फेयर है कि क्यूब है कि सिलेंडर फेंका, क्या फेंका, वो काउंट करने पड़ेंगे। सारे शेप के अलग अलग होंगे हिसाब किताब। तो इसलिए अब हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और रोटेशनल डायनेमिक्स में जानने पड़ेंगे इन टर्म्स को। तो इन टर्म्स को पहचानने के लिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही समझो कि 50% आपके, अगर एनसीईआरटी की बात करें, 50% काम जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत ज़रूरी है। मास का एनालॉजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी तो इनर्शिया है, इसको भी इनर्शिया बोलते हैं। इसको ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोलेंगे, ये रोटेशनल इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब आलसपन, बताया था लॉज ऑफ मोशन में। इनर्शिया मीन्स आलसपन, जो जैसे है वैसे ही रहना चाहता है, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो उसी मोशन में रहना चाहता है। तो वो इनर्शिया का मेज़र था मास। ट्रांसलेशनल मोशन को चेंज करना हो, ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करना हो, तो उस चेंज के अगेंस्ट अपोजिशन का मेज़र है मास, दैट इज इनर्शिया का मेज़र है मास। टेंडेंसी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन स्टेट इज नोन एज इनर्शिया, और उस इनर्शिया किसका ज़्यादा किसका कम, दैट डिपेंड्स ऑन मास। तो मास इज कॉल्ड मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोल देते हैं कई बार, और ये है रोटेशनल इनर्शिया कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। फिलहाल आपने मीनिंग जनरल समझ गए। अब टारगेट है कि इन तीनों में से जितना आज समझ पाएँ ठीक है, बाकी हम लोग सेंटर ऑफ मास के बाद वापस आएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने का कोशिश करेंगे। ये एनालॉजी वाला आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखें एक छोटा सा टॉपिक जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल जाए हमें। देखो तो लिखो आप नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी क्या होगा।
कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो कोई भी बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनके काइनेटिक एनर्जी का सम करना है। तो देखो भाई, एक कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा हो, समझ सकते हैं। ये बॉडी है और ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब ये इसके अबाउट रोटेशन करना शुरू करेगा भाई, सब अपने अपने हिसाब से रोटेट करेंगे, ऐसे सब अपने अपने रेडियस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ये इस r1 रेडियस पे रोटेट करेगा, मान लो ये m1 मास का है, ये वाला है m2 मास का, सपोज करेंगे कि ये दिस विल रोटेट इन r2 रेडियस, ये r2 रेडियस पे ये ऐसे रिवॉल्व करेगा, ये r1 रेडियस पे था, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। कोई मान लो ये m3 है तो m3 वाला इस वाले रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, एक m4 है यहाँ पे, मान लो ये वाला इस वाले रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। सबका तो अपना अपना रेडियस है, बट सबके सेंटर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से सब अपना अपना रोटेट कर रहा है। अब ध्यान देने की बात है, बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। और एक बात और भी आप कान खोल करके सुन लें, रोटेशन चैप्टर जो है पूरे फिजिक्स में 11th-12th का फिजिक्स मिला दिया जाए, पूरे फिजिक्स में सबसे डिफ़िकल्ट लोग समझते हैं मैकेनिक्स को, सबसे डिफ़िकल्ट मैकेनिक्स को समझा जाता है जो आप अभी पढ़ रहे हैं। और मैकेनिक्स में जो 5-6 चैप्टर्स हैं उसमें सबसे डिफ़िकल्ट समझा जाता है रोटेशन को। फिजिक्स में हीट है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, वेव है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मैकेनिक्स सबसे डिफ़िकल्ट। और मैकेनिक्स में जो 5-7 चैप्टर हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट रोटेशन समझा जाता है। और रोटेशन में सबसे डिफ़िकल्ट समझा जाता है कंबाइंड मोशन, जो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे। कंबाइंड मोशन मीन्स रोलिंग मोशन, और ये इतना डिफ़िकल्ट है कि इसमें किसी भी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस चैप्टर में। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, ना तो कोई डराने का यहाँ पे कोई कोशिश नहीं है, आपको सिस्टमेटिक अलर्ट करने का टेंडेंसी कि आप अलर्ट रहें इस चैप्टर में। कम से कम पिछले चैप्टर्स के रिवीजन भी हैं, अगर पीछे के चैप्टर्स अगर आपके वर्क पावर एनर्जी तक ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने पॉज भी लगाया कि आप पहले क्लियर कर लो। बैकलॉग का टाइम मिला तुम्हें क्लियर करने का, कम से कम वर्क पावर एनर्जी तक, ग्रेविटेशन ना भी की हो कोई बात नहीं, वर्क पावर एनर्जी तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब 80% क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, ये सॉलिड बॉडी रोटेट कर रहा है। ये सॉलिड जो बॉडी था जो रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बॉडी तो ये था, ये बॉडी ये था। इसके हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स को ऐसे ही देख लिया। पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं इसमें, पार्टिकल्स तो इसमें बहुत सारे हैं रोटेट जो कर रहा है ये, लेकिन हमने कुछ पार्टिकल्स का लिया। अब देखो भाई, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सॉलिड बॉडी का मतलब यही हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें मेनी पार्टिकल्स होंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल हैं। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो अब जरा देखो, इसमें एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये वाला r1 रेडियस पे रोटेट कर रहा है या r3 रेडियस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका स्पीड कितना होगा। ये जो सर्कुलर मोशन करेगा उसमें कितना स्पीड से ये चल रहा होगा, क्या स्पीड इसका रहा होगा। तो ये जब पूरा बॉडी ऐसे रोटेट करके इधर आ जाएगा तो ये वाला अपना r3 रेडियस पे रोटेट करता हुआ यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी इसका स्पीड कितना है, v3, तो ये होगा r3 इंटू ओमेगा, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सबको मालूम है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब एक चीज़ और समझना, जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड बॉडी में सबके ओमेगा रहेंगे सेम, सबके ओमेगा रहेंगे सेम। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। भैया जब एक सॉलिड, ध्यान देना सारे लोग, हजम भी होता रहना चाहिए, ये अगर एक्सिस है और ये अभी यहाँ है, अब ये रोटेट करके और ऐसे रोटेट करके फिर से वापस यहाँ आ जाए, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला पार्टिकल अपना r1 रेडियस पे चला और 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि सर्कुलर मोशन पूरा किया है तब यहाँ आया वापस, तो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। अच्छा, ये वाला जो पार्टिकल जो यहाँ था वो भी तो 2 पाई ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला जो यहाँ था वो भी तो 2 पाई ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। 1 रोटेशन पूरे सॉलिड बॉडी का हुआ, इट मीन्स
एवरी पार्टिकल्स हैव कंप्लीटेड सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना भाई? 2 पाई। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो 2 पाई एंगल चला है टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम, तो सबके लिए सेम ही था भाई। ये जो भी है टाइम इंटरवल वो सबके लिए सेम था। ऐसा थोड़ी था कि ये वाला कट करके और ये सर्कुलर मोशन पूरा कर लिया और ये वाला रह गया यहीं पे, इतना ही डिस्टेंस गया तब तक ये सर्कुलर मोशन करके यहाँ गया और ये वाला यहाँ तक है। ऐसा तो होता नहीं है। सॉलिड बॉडी है मतलब क्या? सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और पूरा बॉडी एज ए होल मूव कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्टिकल से नहीं मूव कर रहे हैं। ये कोई लिक्विड नहीं है जो इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, सब फिक्स्ड हैं। अगर इसके बाद ये है तो इसके बाद ही ये रहेगा, फिक्स्ड है मॉलिक्यूल्स। और ऐसे पूरा बॉडी एज ए होल मूव कर गया है। तो इसलिए एक का अगर हमारा सीलिंग फैन में मान लो एक ब्लेड है, इस सीलिंग फैन में मान लो किसी एक सीलिंग फैन में एक ब्लेड की बात करें तो ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन करके फिर से वापस यहाँ आ गया, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी तो भाई 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका भी तो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबके रेडियस भले ही अलग अलग हैं बट सबके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल इन द सेम टाइम इंटरवल। अगर इस ब्लेड ने एक रोटेशन लगाया है तो इस ब्लेड के सारे पॉइंट्स ने एक एक रोटेशन लगाया है। इस ब्लेड ने अगर हाफ रोटेशन लगा के यहाँ आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई हुआ है, तो सबके लिए पाई ही हुआ है। इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए सबका सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल। सारे पॉइंट्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, लीनियर अलग अलग होगा। ये वाले का स्पीड अलग होगा, ये वाले का स्पीड अलग होगा। तुम सोचोगे कि अच्छा 2 सेकंड में ये एक रोटेशन लगाया तो 2 सेकंड में ये भी 2 पाई एंगल ट्रेवल किया, ये भी 2 पाई ही एंगल ट्रेवल किया, तो आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है भाई। तो एंगुलर के मामले में बिल्कुल सेम है लेकिन लीनियर के मामले में अलग है। यहाँ का स्पीड इतना है कि इतना ही मोशन कर पाया टी टाइम में, इतना रोटेशन, इतना लीनियर डिस्टेंस कवर किया। तो इसका अगर स्पीड निकालोगे, इसका मान लो 1 है v1, तो v1 निकालोगे तो ये r1 इंटू ओमेगा। लेकिन ये बड़ा रेडियस वाला है, ये वाला बड़ा सरकमफ्रेंस भी चलेगा भाई, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ये v2 होगा, वो होगा r2 इंटू ओमेगा। क्योंकि सबके लिए मान लो v निकालना चाहते हो, v तो v तो भाई 2 पाई r डिस्टेंस, v 2 पाई r डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अगर मैं किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालना चाहूँ तो इसको 2 पाई r डिस्टेंस मूव करने पड़ रहे हैं कैपिटल टी टाइम में। कैपिटल टी टाइम अगर टाइम पीरियड है इसका 1 रोटेशन करने का, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई टी, ये स्पीड हुआ। और 2 पाई बाई टी को ही तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, 2 पाई बाई टी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि 2 पाई एंगल ट्रेवर्स करता है टी टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी यही हुआ। तो ये तो भाई सबके लिए सेम है, तो ओमेगा इंटू आर, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, जिसमें r इज डिफरेंट फॉर ऑल बट दिस विल बी सेम फॉर ऑल, सेम, और ये है डिफरेंट। किसी का R1 है, किसी का R2, किसी का R3, किसी का R4 है, लेकिन ओमेगा नहीं चेंज हो सकता। तो सबके अलग अलग स्पीड है, ये बात समझ में आया। ओमेगा इज सेम, R इन जनरल डिफरेंट होता है, सेम भी हो सकता है। अब एक यहाँ R2 रेडियस पे लिया, किसी के बगल में ले लिया, वो भी R2 रेडियस का, तो फिर दोनों का स्पीड सेम रहेगा, कोई बात नहीं है। डिफरेंट रेडियस तो डिफरेंट स्पीड, तो ये है सेम फॉर ऑल, और ये मे बी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है इन जनरल, बट वो अगर बगल वाले पॉइंट हैं, एक सर्कल का पॉइंट है, सर्कल का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब एक ही रेडियस पर रोटेट करेगा, तो ये मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन रेडियस। अगर सेम रेडियस के 2 पॉइंट हो जाएं तो सेम भी हो जाएगा, तो मे बी डिफरेंट डिपेंड्स ऑन रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है? सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस, सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस, उस पॉइंट का सेपरेशन एक्सिस से कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो चलो भाई, इतना बात तो समझ में आया कि v इज इन जनरल डिफरेंट फॉर डिफरेंट। इन जनरल डिफरेंट, सेम होना होगा, सेम रेडियस पर रहेगा तो सेम हो जाएगा। ओमेगा तो सबका सेम रहना, चाहे वो रेडियस कुछ भी हो, पूरे सॉलिड बॉडी के लिए एक ही ओमेगा होना है। सो एंगुलर क्वांटिटीज रिमेन सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई?
तो एंगुलर क्वांटिटीज ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा आर सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इन प्योर रोटेशन। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं। जब कंबाइंड मोशन डील करेंगे चैप्टर के एंड में, उस समय हम लोग कंबाइंड की बात करेंगे। अभी फिलहाल जो रोटेशन की बात कर रहे हैं दैट इज प्योर रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड। तो ठीक है भाई, ये बात तो हजम हो गई सबको कि एंगुलर क्वांटिटी विल रिमेन सेम फॉर ऑल पॉइंट्स बट लीनियर विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन रेडियस वैल्यू। R1 पे है तो R1 ओमेगा होगा स्पीड उसका, R2 पे है तो R2 ओमेगा होगा। अब R2 रेडियस पे 2-4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं तो सबका R2 ओमेगा हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन का जो मेन बात था अब उस पर आ जाए। ये तो छोटा सा रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया साथ साथ। अब जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। मेन पॉइंट जो था कि हम लोगों को निकालना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन प्योर रोटेशन। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी अब निकाला जाए प्योर रोटेशन में। तो देखो, किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होता है, किसी भी सिस्टम का, सिस्टम मतलब जहां मेनी पार्टिकल्स हों, ऐसे मेनी पार्टिकल सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का। अगर m1 मास है, v1 स्पीड से जा रहा है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। सारे मूव कर रहे हैं, सारे रोटेट कर रहे हैं, तो भैया m1 वाला जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसके हिसाब से उसका काइनेटिक एनर्जी, m2 वाला जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, फोर्थ पार्टिकल का, सबके काइनेटिक एनर्जी के सम करने पड़ेंगे, तब मिलेगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसा करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। अगर n पार्टिकल हैं तो हाफ m और vn स्क्वायर, हाफ mn इंटू vn स्क्वायर भी करने पड़ेंगे, सब डॉट 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 ऐसा करने पड़ेंगे, तब जाकर के मिलेगा पूरे बॉडी का यानी कि सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है, तुम्हें पता है कि सबका ओमेगा तो सेम रहेगा, सब एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड है, सब चल रहा है भाई, लेकिन सबकी स्पीड अलग है, वो वैल्यू डालने पड़ेंगे। ये डेरिवेशन को भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को डेराइव कर रहे हैं प्योर रोटेशन में, तो डेरिवेशन में कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन ही कर रहा हूँ प्योर रोटेशन में, लेकिन डेरिवेशन के साथ साथ हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मेन पर्पस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको दिखाना, बट ये एक अलग क्वेश्चन भी है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव करो, तो यही काम करेंगे। एक सॉलिड बॉडी लिया, एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है भाई, तो इसके सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, तो इनका सम। तो हाफ m1 v1 को लिखेंगे r1 ओमेगा, सब तो ओमेगा से चल रहे हैं, तो v1 क्या होगा भाई, तो v1 होगा r1 ओमेगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। v2 जो होगा वो कितने स्पीड से ये सर्कुलेट करता है भाई, तो ये r2 ओमेगा सर्कुलेट करेगा। v3 क्या होगा, r3 ओमेगा। v4 क्या होगा यहाँ पे, ये v4 कितने, तो r4 इंटू ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। तो वैसे ही तो हाफ m2 v2 तो हो गया r2 ओमेगा, क्योंकि r2 रेडियस पर रोटेट कर रहा है। सिमिलरली हाफ m3 इंटू r3 ओमेगा, इसका स्पीड v3 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भाई कहीं नहीं सुनाई देगा तो बोलना भाई, सबको साउंड आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। यस सर। चलो, कोई कन्फ्यूज़न होगा बोलना। और अभी देखो, तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ देखो हाफ m1 और r1 ओमेगा का स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू अलग अलग नहीं रखें कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, नहीं, सबके लिए ओमेगा सेम है भाई। तो ओमेगा सबके लिए सेम है, तो ओमेगा तो भाई सब में वही चलेगा, प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मास पार्टिकल्स के अलग अलग हो सकते हैं, रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, बट ओमेगा विल नॉट बी डिफरेंट, सबके लिए सेम, एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका। अब यहाँ जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी तो सब में आ रहा है भाई, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी, तो ओमेगा स्क्वायर को भी हमने कॉमन ले लिया, हाफ भी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो बचा क्या भाई,
m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसा लिख सकते हैं भाई, हाफ बाहर निकाला, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, बाकी सब रह गए। m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, ठीक है भाई। हाफ इंटू, इसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है समेसन ऑफ mi/ri स्क्वायर। i का वैल्यू 1 से लेकर के i का वैल्यू n तक ले जाएंगे, जितने भी पार्टिकल्स है सबके लिए करना पड़ेगा। तो i का फाइनल वैल्यू n तक और इनिशियल वैल्यू 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप सब समझते होंगे शायद। इसका मतलब हुआ कि i का वैल्यू, ये mi है, ri है, तो i का वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1। ये स्टार्टिंग वैल्यू होता है, ये फाइनल वैल्यू होता है। मतलब इसका मीनिंग हुआ कि m1r1 स्क्वायर फिर प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू, i का 1 के बाद 2 वैल्यू होता है, तो m2r2 स्क्वायर प्लस समेसन का मतलब है प्लस करते जाओ, फिर 3 वैल्यू रखो तो m3r3 स्क्वायर, फिर प्लस m4r4 स्क्वायर प्लस m5r5 स्क्वायर प्लस m6r6 स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक करते रहेंगे? n तक। तो n ही तो पार्टिकल थे, सबका कर लिया। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। बोलो ये क्लियर है? इसका मतलब ही यही हुआ, i का वैल्यू इनिशियल 1 और ये n फाइनल वैल्यू, और इसके बीच में ये एक एक करके बढ़ाते जाना है। तो 1 वैल्यू रखो और ये एक्सप्रेशन देखो, m1r1 स्क्वायर, i का वैल्यू 1 रखेंगे तो m1r1 स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, अब i का नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 2, तो m2r2 स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू 3, m3r3 स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4, तो m4r4 स्क्वायर, फिर प्लस। तो यही चीज़ मिल रहा है। शॉर्टकट में मैथमेटिकल वर्जन ये है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन प्योर रोटेशन हमें मिल चुका। ये आप सबको मालूम है भाई, सबको पता है। क्या पता है भाई? कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इन केस ऑफ, अगर मैं कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हो, कोई बॉडी, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर लिखते हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, तो क्या होगा भाई? हाफ m1, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में m1 पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है। अरे भाई प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में m2 भी तो v स्पीड से ही जाता है, सबका स्पीड तो सेम ही रहता है। याद होगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, एवरी पॉइंट हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। तो भैया m1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m2 वी स्क्वायर प्लस हाफ m3 वी स्क्वायर प्लस हाफ m4 वी स्क्वायर एंड सो ऑन। इसलिए ये हाफ और m1 प्लस m2 प्लस m3 ये सब होता रहेगा एंड वी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ भाई? तो हाफ और m1 प्लस m2 प्लस m3 कर देंगे तो टोटल मास ऑफ द सॉलिड ब्लॉक इंटू वी स्क्वायर। तो इसलिए अगर एक सिस्टम जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, एक ब्लॉक है मान लो, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स थे, लेकिन जब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तो सबका वेलोसिटी सेम रहता है। तो उस कंडीशन में एक पार्टिकल का बोलें काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर, बट एक सिस्टम की बोलें तो सबको सम करेंगे तो वो क्या मिलेगा? तो हाफ इंटू मास ऑफ द इंटायर सिस्टम इंटू वी स्क्वायर। आपसे कोई बोल दे कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आप ये मत बोल देना कि हाफ m v स्क्वायर, ये वाला नहीं बोलना है। हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सॉलिड इंटू वी स्क्वायर। जो हम लोग पार्टिकल का पढ़ते थे कि कोई पार्टिकल m मास v स्पीड से जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो ये तो हर पार्टिकल के लिए वैलिड है, लेकिन एक ब्लॉक अगर है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जा रहा है तो उसके लिए हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द ब्लॉक इंटू वी स्क्वायर। वी तो सबके लिए सेम ही है, इसलिए ये। अच्छा, तो कोई भी सिस्टम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, तो ये है फॉर्मूला। तो कोई सिस्टम प्योर रोटेशनल मोशन में है, प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जब हमने देखा कि सारे फॉर्मूला तो एनालॉजी की तरफ फिट हो रहे हैं, तो ये भी तो भाई फिट होना चाहिए, तभी तो हिट होगा। तो प्योर रोटेशन में जो फॉर्मूला आया प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो अपने माइंड में आपने ध्यान दिया कि अच्छा तो यहाँ तो आ रहा है ऐसे, उधर आता था प्योर ट्रांसलेशनल में तो वो ऐसे, तो भैया इसी का तो एनालॉजी बनना चाहिए फॉर्मूला। तो हाँ भाई एनालॉजी है कि नहीं है? है।
हाफ था, हाफ है। v था लीनियर स्पीड ऑफ द ब्लॉक, इधर एंगुलर स्पीड है, मीन्स एनालॉगी है। बस डिफरेंस क्या है, वो मास के बदले में ये इतना बड़ा आ रहा है, मास के बदले में ये इतना बड़ा हाफ भी आ रहा है और वी स्क्वायर का भाई ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन मास का एनालॉगी इतना बड़ा आ रहा है। इसी का नाम रखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो उसी तरह का फॉर्मूला हो जाएगा और जो मास का रोल है वही यहाँ पे इस आई का रोल हो जाएगा। तो वेयर आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई जितने भी पार्टिकल हैं सबका कर दो भाई, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है रोटेशनल एनालॉगी ऑफ मास, रोटेशनल एनालॉगी ऑफ मास है। तो फाइनली हमें मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन प्योर रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसी का एनालॉगी है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एनालॉगी है। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोटेशन में है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, वेयर आई इज समेशन एम आई आर आई स्क्वायर कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि रोटेशनल एनालॉगी ऑफ मास है। सो इस डेरिवेशन से हमें यह पता लगा कि किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तो हर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का सम करना होता है, चाहे प्योर रोटेशन में हो चाहे प्योर ट्रांसलेशन में हो। तो प्योर ट्रांसलेशन में फॉर्मूला सेम ही रह जाता है, हाफ पार्टिकल का मास इंटू वी स्क्वायर होता था, तो अब हाफ सिस्टम का मास इंटू वी स्क्वायर। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में ये काम होता था, लेकिन प्योर रोटेशन में तो उसी तरह का फॉर्मूला चाहिए। तो उस तरह से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी जब निकाला तो आया ऐसा, वी के बदले ओमेगा आया, हाफ के बदले हाफ आया, लेकिन मास ऑफ द सिस्टम के बदले, मास ऑफ द सिस्टम के बदले देखो ये सब सिस्टम का मास, क्योंकि मास ऑफ द सिस्टम होता है हर पार्टिकल के मास का सम, उसके बदले में आ रहा है m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, सबके m इंटू आर स्क्वायर का सम करना, तो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग को फॉर्मूला भी मिला और एक फॉर्मूला इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी मिल गया। तो इसको नोट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ और हमें मिल गया फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो लिख लो भाई, जो क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन प्योर रोटेशन ऑब्टेन करना। सबसे पहले हमने रिकॉल कराया कि भैया सबके एंगुलर क्वांटिटीज सेम होते हैं, लीनियर अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन रेडियस। कोई कम रेडियस पे है कम स्पीड रखेगा, ज़्यादा रेडियस पे है ज़्यादा बड़ा सर्कल लगाएगा, लेकिन उतना ही टाइम में लगाएगा। एक टाइम में छोटा वाला सर्कल छोटा सरकमफ्रेंस एक पूरा किया तो बड़ा वाला भी उतना ही टाइम में एक पूरा कर लिया, तो इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो R1 ओमेगा R2 ओमेगा लीनियर क्वांटिटी डिफरेंट होंगे बट एंगुलर सेम रहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकाला इस तरह से मिला और ये एनालॉगी की इस्टेब्लिश किए, तो इसके बदले में मास के बदले में मास यानी इनर्शिया के बदले में इधर भी इनर्शिया है, इसको हम लोगों ने नया नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया। तो अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कम से कम आज के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो ऑब्टेन हो गया कम से कम, चलो ठीक है भाई। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। मीनिंग तो समझ गए कि ये है हमारा फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला समझ गए हम लोग। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन देखते हैं। तो लिखो भाई नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो भाई, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो समझो कि जो भी मासेस होंगे सिस्टम ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो दो तरह के होते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन करने हैं तो दो तरह के सिस्टम ऑफ मास हैं।
यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है मास। कोई भी मास सिस्टम दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम होते हैं और कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम होते हैं। मतलब कहीं भी दुनिया में मास है तो वो दो ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास समझ रहे हैं। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है और कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम होता है। मतलब समझो क्या हुआ, डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग। अब कोई सिस्टम में 5 पार्टिकल हैं तो भैया ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे सपोज़ करो फॉर एग्जांपल कि एक हमने स्क्वायर लिया, उसके कॉर्नर पे एक M1, M2, M3, M4, एक ट्रायंगल लिया, इसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है 3 मास। तो ऐसा सिस्टम क्या हुआ भाई, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम है, अलग अलग है, कंटिन्यूसली एवरीवेयर नहीं, यहाँ पे है मास, बीच में नहीं है, यहाँ है, फिर बीच में नहीं है, यहाँ है, इससे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रॉड पे मास, वायर पे मास, ये रॉड पे मास, डिस्क में मास, रिंग में मास। अब डिस्क में है तो मतलब एवरीवेयर है ना भाई, पूरे में, रिंग है तो पूरे में है, रॉड है तो भाई रॉड है या डिस्क है या रिंग है या स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर या सिलेंडर है, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है। अब ये हाथ में मास है तो यहाँ है, बीच में गैप थोड़ी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ ऐसे मास है। पेन पे मास है तो भाई एवरीवेयर मास है। अब एक मास यहाँ रख दिया, एक चेयर यहाँ रख दिया, एक चेयर यहाँ रख दिया, एक चेयर वहाँ रख दिया, बीच में गायब है, तो बोलेंगे चेयर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट हुआ है कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ, और पूरे को सोफा बना दिया ये एक, तो हो गया कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल हुए, रॉड है, वायर है, रिंग है, डिस्क है, स्फेयर है, सिलेंडर है, ये सब कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है और ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है। तो अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानना हो, कैलकुलेशन करना हो, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मान लो ये एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये डिस्क्रीट सिस्टम, तो ये वाला M1 इससे R1 रेडियस पे है, R1 रेडियस पे रोटेट करना शुरू करेगा, ये M2 R2 रेडियस पे, R2 रेडियस पे रोटेट करेगा, इससे सब अलग अलग रेडियस पे अपना रोटेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला मिल चुका है भाई, क्या भाई, तो समेशन MI/RI स्क्वायर। मतलब इसके लिए अगर लिखना चाहोगे तो लिखोगे M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर, और ये है M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, फिर प्लस M4 R4 स्क्वायर, प्लस M5 R5 स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे भाई। और जो वैल्यू आ गया 5 ही थे तो 5 वैल्यू आ गए और ये हो गया। तो फॉर्मूला तो ये है, इसका यूज ऐसे करने। अभी एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लो स्क्वायर की ही बात करें, एक स्क्वायर लिया हमने और यहाँ पे है m मास, यहाँ है 2m मास। क्वेश्चन आ सकता है ये है 3m मास और मान लो ये है 4m मास, और बोल दे कि ये ABCD, हमें AD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, AD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, AD एक्सिस के अबाउट, मतलब AD के अबाउट अगर ये रोटेट करना शुरू करे तो AD के अबाउट रोटेट करने का मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो एक्सिस पे ही आ गया, ये वाला एक्सिस पे ही आ गया, ये वाले का ये रेडियस है इसलिए इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, ये वाले का ये रेडियस है इसलिए ये इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, लेकिन ये वाले का तो एक्सिस पे ये रिवॉल्व ही नहीं करेगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो ये m इंटू इसका रेडियस 0 है क्योंकि ये खुद इसी एक्सिस पे है, तो इसका M1 इंटू R1 स्क्वायर कर दिया 0 स्क्वायर, प्लस M2 मान लो 2m मास है तो इसका R है L लेंथ का स्क्वायर है तो 2m इंटू L स्क्वायर करेंगे, प्लस 3m ये वाला है, M3 हमारा 3m है, उसका कितना रेडियस है भाई, तो L है, L स्क्वायर, प्लस 4m इंटू उसका रेडियस कितना है भाई, तो 4m तो इसी एक्सिस पे है इसलिए ये 0 हो गया। तो ये
4 पॉइंट मास सिस्टम थे, 4 पॉइंट मास सिस्टम थे और इनका एडी एक्सिस के अबाउट निकालना था। तो आ गया, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये बच गया 2ml² और 3ml² मीन्स 5ml² आंसर। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से डिस्क्रीट वाले के लिए ये फॉर्मूला बना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस कभी आ जाए, हालांकि कम ही पूछता है कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट ही ज़्यादा 11th क्लास में पूछे जाते हैं, फिर भी कॉन्टिन्यूअस के भी 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में इस फॉर्मूला का एनालॉगी क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूअस में क्या यही फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं भैया, ये फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्टिन्यूअस में देखो, डिस्क्रीट है तो 4 है या 10 है या 5 पार्टिकल या 10 पार्टिकल्स जो भी हैं उनको सम करना होगा। M1 R1 इसका, M2 R2 इसका, M3 R3 सबको कर दिया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस हैं तो कैसे करेंगे? अब मान लो इस रॉड का इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी ध्यान रखना, आपके दिमाग में चल रहा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? तो मीनिंग अभी मैंने बताया नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग के लिए अलग से 10-15 मिनट टाइम लगेंगे, वो अभी मैंने नहीं किया है। अभी आपको मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ और उसका यूज़ करके अब क्वेश्चंस देख रहे हैं। मीनिंग के लिए तो अभी टाइम है, सब चीज़ एक ही बार तो हो नहीं जाएगा। अभी तो मीनिंग ऑफ प्योर रोटेशन समझा हम लोगों ने और साथ में मीनिंग ऑफ हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखा, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन देखा, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसको यूज़ करके थोड़ा हजम कर लें, उसके बाद मीनिंग भी देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो अभी कम से कम 1 क्लास पूरे के पूरे लगने हैं और 3 घंटा बोला है मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कशन में लगते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई? तो यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं या 10, 20 जो भी पार्टिकल्स हैं उनको तो आप सम कर लोगे, लेकिन यहाँ पे सम नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पता ही नहीं कितने पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है? एक छोटा सा मास dm लेना होता है और उस dm का जितना रेडियस होगा वो उस dm का जितना रेडियस होगा उतना रेडियस स्क्वायर करो, तो ये मिलेगा सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर यहाँ का dm होगा, उसका अलग रेडियस होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सम करते जाओ, सम करते जाओ, dm इंटू वो आर स्क्वायर, dm इंटू उसका अलग है r, उसका स्क्वायर, फिर दूसरे dm, तीसरे dm, फोर्थ dm चलते रहेंगे, dm सबके dm के कॉरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे, मीन्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऐड करना मीन्स इंटीग्रेट करना, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यहाँ पे तो फाइनाइट थे, फिक्स था। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए फॉर्मूला बना समेशन का भाई, इंटीग्रेशन और m1 m2 एक एक करके जो लेते थे उसके बदले में एक एक करके क्या लेंगे? तो dm लेंगे। बहुत सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमें dm, और हर dm का जो भी r होगा उसका स्क्वायर करते जाओ करते जाओ करते जाओ और सबका सम करते जाओ। तो ये बना फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में ये काम करेगा, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में ये काम करेगा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं तुरंत कर सकते सारा काम। अभी तो मैंने फॉर्मूला जस्ट लिखवाया, ठीक है। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा, फॉर्मूला जस्ट, ठीक है। आज अभी जो काम करेंगे 5-10 मिनट जो क्लास का टाइम बचा है उसमें एक पहले हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम का निकालना सीखें। तो भैया तुमने फॉर्मूला तो लिख लिया दोनों के लिए अलग अलग, ये क्या हुआ? डिस्क्रीट सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ये समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूअस में पूरे सिस्टम में मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बीच में गैप नहीं आएगा, इसमें गैप आएगा अलग। इसमें फाइनाइट नंबर हैं, जो भी हैं फाइनाइट है, पता है कि 5 है कि 10 है कि 20 है, पता है। इसमें हमें पता ही नहीं है, इसमें बहुत सारे इसलिए एलिमेंट लेकर के काम करने पड़ते हैं। सो फॉर्मूला उसी का भाई हो गया। देखो समेशन के बदले इंटीग्रेशन, और mi जो एक एक करके m1 m2 m3 आता था तो उसके बदले में आएगा dm dm dm, हर का dm आएगा और उसके रेडियस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ m1 है तो m1 का रेडियस r1 का स्क्वायर, m2 जब लेंगे तो उसका m2 का क्या रेडियस था उसका r स्क्वायर, m3 लेंगे तो उसका क्या है r स्क्वायर, वैसे करते जाएंगे। वैसे ही वहाँ भी करने हैं, हर बार dm का रेडियस लेते रहने हैं। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐसे देखा है स्क्वायर का। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि तुम भैया AD के अबाउट निकाले थे, AD के अबाउट निकाले थे, A B C D, AD के अबाउट निकाले थे तुम। अब
AC के अबाउट निकालो। AC के अबाउट का मतलब समझे, AC के अबाउट निकालने को बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे था देखो 4m मास, ऐसे ही छोटे छोटे मास हैं, m मास, 2m मास, और ये था 3m मास, और ये था A, B, C एंड D। तो मैंने बोला कि अब AC के अबाउट बताओ। अब ये है एक्सिस, ये एक्सिस होने का मतलब है अब इसके अबाउट रोटेट कराएगा और AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या हुआ। ये अगर स्क्वायर था, मान लो ये अगर बुक से मैं स्क्वायर को दिखाऊं, ये अगर स्क्वायर है तो ये अभी AD एक्सिस था, ये था एक्सिस, ये एक्सिस था, तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा था, ये ऐसे रोटेट कर रहा था। ठीक है भाई, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला। अब ये है, तो ये वाला है कि ये वाला पॉइंट A और ये C, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये अब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब ये ऐसे रोटेट करेगा भाई, इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट रोटेशन होना है। अब ये कॉर्नर से कॉर्नर, इसके अबाउट रोटेशन होना है, इसके अबाउट रोटेशन होना है, समझ गए? इसके अबाउट, इट मीन्स ये वाला पॉइंट एक्सिस पे ही आ गया, बेचारा रोटेट नहीं कर पाएगा। ये वाला भी एक्सिस पे आ गया, बेचारा नहीं रोटेट कर पाएगा। लेकिन ये वाला, ये है इसका रेडियस, ये इस रेडियस पे रोटेट करेगा, और ये वाले का ये है रेडियस, ये वाला इस रेडियस पे रोटेट करेगा। और ये अगर L है, ये L है, तो ये पूरा डायगोनल जो है वो √2L है। तो ये वाला जो R बचेगा वो R है कितना भाई? तो R है √2L/2। ये डायगोनल √2L और /2 करेंगे तो L/√2। मीन्स इस रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो है L/√2। चलो भाई, अब इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें AC एक्सिस के अबाउट। तो AC एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो पहला वाला जो m है उसका रेडियस का स्क्वायर, तो उसका रेडियस तो 0 है क्योंकि वो एक्सिस पे ही लाई किया हुआ है। दूसरा मास 2m इंटू इसका रेडियस, तो ये r है भाई, तो r का वैल्यू जो भी है बाद में रख लेंगे। फिलहाल ये है कि 3m, तो 3m का कितना रेडियस, 3m का कितना रेडियस लेंगे? 3m का रेडियस 0 लेंगे क्योंकि वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो 3m का रेडियस 0 हो गया, प्लस 4m है तो इसका रेडियस कितना? तो यही वाला r लेने पड़ेंगे, तो r का स्क्वायर, ऐसा करने पड़ेंगे। इट मीन्स आ गया 2m और 4m, 6m इंटू r स्क्वायर, और r का वैल्यू रख देंगे। तो 6m इंटू r का वैल्यू था L/√2, r का वैल्यू था L/√2। तो 6m इंटू r स्क्वायर कर दिया, और ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, 2 से 3, तो 3mL² इज़ द फाइनल आंसर। वही सिस्टम 4 पॉइंट मास सिस्टम, AD एक्सिस के अबाउट 5mL² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन AC एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mL² हो गया। मतलब बॉडी सेम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेम, बट एक्सिस चेंज कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएंगे। बिल्कुल बदलने चाहिए, बदलेंगे ही भाई, क्योंकि एक्सिस चेंज कर दिया तो सबके इंडिविजुअल सेपरेशंस जो हैं वो अलग अलग हो गए। अब सब अलग अलग रेडियस पे रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, इसी में अगर पूछ दिया जाए भाई कि इसके अबाउट बताओ, ये है MN एक्सिस के अबाउट बताने हैं, और ये A सेपरेशन यहाँ से, A सेपरेशन यहाँ से, इसके अबाउट अगर ये रोटेट करें तो हमें चाहिए IMN, किसका? इसी सिस्टम का, सेम 4 पॉइंट मास सिस्टम। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया MN के अबाउट निकालना चाहते हैं। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब समझे क्या हुआ? ये था, अभी ऐसे था, इसके अबाउट था तो ऐसे रोटेट कर रहा था भाई, ऐसे रोटेट कर रहा था। अब इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे चलेगा। अब ये ऐसे चलेगा भाई, ऐसे चलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, क्योंकि इसने एक्सिस से ये सेपरेशन पे देखा। 4m वाला इतने सेपरेशन पे, A सेपरेशन पे, तो ये भी A एक्सिस पे रोटेट करेगा। अच्छा, ये वाला कितना करेगा भाई? 2m वाला, तो ये A और प्लस L, यानी कि रेडियस इसका जो हुआ वो A प्लस L हुआ, तो ये इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। ये वाला, तो ये वाला इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा इसके लिए।
तो इस तरह से जब हम लोग निकालेंगे तो m वाले का निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m वाले का निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m के कॉरस्पॉन्डिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो बता दो भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn एक्सिस ऑफ द सेम सॉलिड, सेम सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? तो m वाले का, तो m वाले का देखो भाई कितना रेडियस है, कितने रेडियस पे रिवॉल्व करेगा? बोलो भाई, कितने रेडियस पे रिवॉल्व करेगा? पीयूष बोलो। m वाले का क्या है रेडियस रोटेट करने का? अरे भैया ये a रेडियस पे ही तो रोटेट करेगा, इसके अबाउट जब करेगा तो ये तो ऐसे चल रहा है। बोलो भाई, क्लियर है? तो a एक्सिस के अबाउट हो गया। फिर अब देखेंगे 2m वाले का। अच्छा भाई, तो 2m वाले का क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। तो 2m वाले का मास है 2m और रेडियस कितना है? कितने बार रेडियस पर रिवॉल्व करेगा? तो a प्लस एल। 3m वाले का बोलो, 3m वाले का कितना रेडियस है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका भी a प्लस एल है। बिल्कुल ठीक बात। तो a प्लस एल का स्क्वायर। और 4m वाले का, तो 4m वाले का ये a ही है, तो इसलिए इसका a स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से हमें आ गया, देखो भाई, टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट करके आ जाए वो हो जाएगा तुम्हारा ma स्क्वायर। और 4ma स्क्वायर मतलब 5 तो ma स्क्वायर है, 5ma स्क्वायर है। और 2m और 3m 5m, 2m और 3m 5m का a प्लस एल का स्क्वायर है। बस इस तरह से तुम्हें मिल गया आंसर। बाकी और आगे एक्सपैंड करना हो वो अलग मैटर है, बट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn एक्सिस मिल गया ऑफ द सेम सॉलिड। वही सॉलिड स्क्वायर पे कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो इस तरह से डिस्क्रीट सिस्टम में देखना क्या है? देखना यही कि हर मास का कितना रेडियस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना सेपरेशन है, उसी सेपरेशन पे ये लगाएगा सर्कुलेशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही सर्कुलेशन करना होता है। तो सबका अपना अपना रेडियस देख लो, कितने कितने रेडियस हैं, और उस हिसाब से रख के कैलकुलेट कर लो। समेसन mi/ri स्क्वायर, फॉर्मूला होता है समेसन mi/ri स्क्वायर। 4 मास थे, 4 बार करने पड़ गए, 10 मास होंगे, 10 बार करेंगे, 2 मास होंगे, 2 ही बार करेंगे, 1 मास होगा तो 1 ही बार। अब मान लो कोई ऐसा होता है पेंडुलम, और ये है, इसको जब हम लोग ज़्यादा स्पीड देते हैं तो ऐसे सर्कुलेशन करने लगता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भाई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये ऐसे रोटेशन करेगा, ये है इसका एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m, और ये r रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, तो m इंटू रेडियस का वैल्यू l है, तो ml स्क्वायर हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉब का इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर, ml स्क्वायर हो गया। अब ये जो ml स्क्वायर है या 5ml स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग वाले टॉपिक में, सब टॉपिक में कराऊंगा कि इसका मतलब कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू आया तो उसका क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। तो नाम से तो खैर पता लग ही रहा है, रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया जो मास करता था वही रोल यहाँ पे होना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लेकिन जब आएगा सब टॉपिक की बारी तो उस समय उसको डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लगाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने आज जो फॉर्मूला जाने, चलो कम से कम फॉर्मूला जाने, इनका कैलकुलेशन पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन का एक अलग क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास तो मैं सेंटर ऑफ मास पे जाऊंगा, और सेंटर ऑफ मास जब फिनिश होगा तो एक क्लास लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन यही मत समझ लो कि हो गया। इसका जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बाद स्टैंडर्ड का देखेंगे, फिर 2 यहाँ पे एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये 2 थ्योरम देखने होते हैं, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब स्कूल में पूछे जाते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का आता है। इसलिए जो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहा है उसको हम लोग देखें अगर, तो आज तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया भाई कि क्या क्या पढ़ना है। तो मीनिंग एंड कंपैरिजन देखा आज हम लोगों ने, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन प्योर रोटेशन देखा, और साथ में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ पार्ट को एंटर किया। यही आज का टॉपिक था। इसके बाद मैं सेंटर ऑफ मास, उसका कैलकुलेशन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखूंगा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरे पार्ट में जाऊंगा। तो 1.5 घंटा तो इसमें अभी लगने हैं, और
ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि मीनिंग के साथ साथ एनालॉजी क्या है फॉर्मूला का। तो मीनिंग वाइज देखा कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था भाई, जिसके अराउंड सर्कुलेशन होगा, रोटेशन होगा, और सारे सर्कल्स का सेंटर होगा ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो प्योर रोटेशनल मोशन, और अगर फिक्स नहीं है, मोशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते थे भाई? तो इसको बोलते थे कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड बाद में आना है। तो ये देखा हम लोगों ने। साथ में ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स जो थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशनल काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे, और ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स के इक्वेशन, जिसमें अननोन मिले वो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी को पकड़ने की कोशिश किया हम लोगों ने, और आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना शुरू किए। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने ऑब्टेन किया। काइनेटिक एनर्जी को जब ऑब्टेन किया तो देखा भाई कि ओमेगा तो सबके सेम रहते ही हैं, तो वो तो अलग किया, और बाकी जो बचे वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास का जो रोल होता था वही यहाँ पे आ रहा है, समेशन MI/RI² का रोल। इसलिए इसका नाम रखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास तो रख नहीं सकते थे, मास का एनालॉगी है, काम वही है जो मास वाला है इसका रोटेशनल मोशन में। मीनिंग वाले दिन में इसका एक्सप्लेनेशन और होगा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। और इसका फॉर्मूला मिला, साथ में फॉर्मूला को हम लोगों ने दोनों पार्ट में स्प्लिट कर दिया। क्या भाई? तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का होता है और एक डिस्क्रीट सिस्टम का होता है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए भी बस फॉर्मूला जाना है, कुछ यूज़ नहीं किया अभी, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और डिस्क्रीट के लिए हम लोगों ने देखा कि जब भी डिस्क्रीट सिस्टम होगा तो आपको सिर्फ एक्सिस से हर मास का रेडियस देखने पड़ेंगे कितने सेपरेशन पे है, और उसके हिसाब से समेशन MI/RI² आपको अप्लाई करते जाने हैं। समेशन MI/RI² अप्लाई करते जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होता जाएगा। क्लियर है भाई? अगर एक मास सिस्टम हो तो वही mR² हो जाएगा, 2 मास सिस्टम हो तो भी भाई M1R1² प्लस M2R2², 5 मास सिस्टम हो, 4 मास सिस्टम हो, सब के लिए यही काम करते जाने हैं। इसलिए मेन फॉर्मूला यही याद रखने हैं कि आज हमें ऑब्टेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का, एंड हेंस फाइनली ऑब्टेन हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्टिन्यूअस के लिए।